गुड इवनिंग दोस्तों। मैं बी- गुड इवनिंग दोस्तों, मैं बीरेन शर्मा निम्बस ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जनरल साइंस के बारे में। जनरल साइंस के अंदर भी आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से, उन क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी एग्जामों में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे हुए जो क्वेश्चन है विगत वर्षों में जितनी भी आप लोगों की एग्जामें हुई हैं, उन एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बिना समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बायोलॉजी के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। जनरल साइंस के आपके 3 पार्ट होते हैं, पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो बायो वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और विगत वर्षों में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को बहुत सीरियसली लें, क्योंकि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए हम बहुत सारे क्वेश्चनों को भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चनों के जवाब छुपे हुए होते हैं। इसलिए आप ये समझ के इन क्वेश्चनों को अटेंड करें कि हाँ, इससे हमें कंप्लीट बायोलॉजी को कवर करना है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं। यहां पर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा है? निम्न में से पादप समभोजी है। निम्न में से पादप समभोजी प्लांट होता है। तो पादप समभोजी प्लांट कौन सा होता है दोस्तों? पादप समभोजी का अगर अपन बात करें, प्लांट समभोजी, पादप समभोजी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो इस टर्म का हमें पता होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हाउ मेनी टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है। तो मुख्य रूप से जो न्यूट्रिशन या पोषण जो होता है दोस्तों, वो 4 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें तो पहला जो न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा जो न्यूट्रिशन होता है दोस्तों उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन सा होता है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है आपका, सॉरी, तीसरा होता है वो तो होता है आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये इस प्रकार से न्यूट्रिशन के टाइप होते हैं दोस्तों। तो यहां पर जो आउटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों, आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसे जीव या ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल जो अपना भोजन स्वयं बनाते हों, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहते हों। उन जीवों को हम किस श्रेणी में रखते हैं? आउटोट्रॉफिक की श्रेणी में रखते हैं। किस श्रेणी में रखते हैं? आउटोट्रॉफिक की श्रेणी में रखते हैं। या उनको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्वयं पोषी। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? स्वयं पोषी बोलते हैं। आउटोट्रॉफिक को हिंदी में बोलते हैं स्वयं पोषी। स्वयं का मतलब खुद के द्वारा, पोषी यानी पोषण का निर्माण करने वाला। जो जीव या जंतु या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, उनको बोलते हैं आउटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर दोस्तों? तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाँ, अब ये आउटोट्रॉफिक कौन होते हैं? तो आपने सुना होगा कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सुना है, खूब अच्छे से जानते हैं। और वो अपना भोजन किस तरह से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा। प्रत्येक प्लांट, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और कौन सी क्रिया के द्वारा बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो यानी कि ऐसा पोषण जो कि पादप के समान हो। किसके समान हो? पादप के समान हो। और पादप के अंदर पोषण का कौन सा प्रकार होता है? आउटोट्रॉफिक पोषण। कौन सा पोषण होता है?
आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर आउटोट्रॉफिक का मतलब होता है स्वयं, ऐसे जीव जो अपना स्वयं भोजन तैयार करते हैं। दूसरी ओर एक टर्म है दोस्तों हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है वो जीव या जंतु या पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, किसी और के ऊपर आश्रित होते हैं। वो जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, दूसरे के ऊपर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं, उन जीवों को कहते हैं दोस्तों हेट्रोट्रॉफिक। और हेट्रोट्रॉफिक को हिंदी में कहते हैं विषमपोषी। हिंदी में क्या बोलते हैं? विषमपोषी। यहाँ पर आउटोट्रॉफिक को क्या बोला? स्वयंपोषी बोला। क्या बोला दोस्तों? स्वयंपोषी। हेट्रोट्रॉफिक को क्या बोला? विषमपोषी। विषमपोषी या हेट्रोट्रॉफिक उन जीवों को कहते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी और के ऊपर आश्रित रहते हैं। यहाँ पर तीसरा जो टर्म है दोस्तों जिसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक, और सैप्रोफाइटिक को हिंदी में बोलते हैं मृतपोषी। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? मृतपोषी। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मृतपोषी, सैप्रोफाइटिक। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है, इससे संबंधित कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, सड़ी गली हुई चीजों से प्राप्त करते हैं, उन जीवों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मृतपोषी जीव की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से पादप संभोजी है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर दे रखा है दोस्तों वो होगा युगलीना, क्योंकि अमीबा के अंदर पादपों के समान पोषण नहीं पाया जाता। यहाँ पर अमीबा के अंदर प्राणियों के समान न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। अब वो कैसे होता है दोस्तों उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो इसका आंसर होगा निम्न में से पादप संभोजी कौन होते हैं? तो पादप के समान जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? युगलीना के अंदर। और युगलीना जो होता है दोस्तों इसको हम पादप और जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी भी कहा जाता है। युगलीना को पादप एवं जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि युगलीना के अंदर पादपों के समान और कुछ गुण जंतुओं के समान प्रेजेंट होते हैं, या दोनों के ही गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? युगलीना के अंदर। किसके अंदर? युगलीना के अंदर पादप और प्राणी दोनों के ही गुण प्रेजेंट होते हैं, इसलिए युगलीना को हम लोग पादप एवं जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी कहते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये हो गया। दूसरा एक क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया, आउटोट्रॉफिक जीव किसे कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक जीव किसे कहते हैं, सैप्रोफाइटिक जीव किसे कहते हैं, ये भी आपकी समझ में आ गया हुआ उम्मीद करता हूं। अब यहाँ पर युगलीना जो है दोस्तों, ये जो युगलीना है, ये युगलीना अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद ही बनाता है। युगलीना अपना भोजन स्वयं बना सकता है, या यूं कहें जो युगलीना होता है, युगलीना के अंदर जो न्यूट्रिशन का जो प्रकार होता है वो कौन सा होता है? पादपों के समान। और पादपों के समान बोले तो इसका मतलब ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और यहाँ पर स्वयं बनाने वाला भोजन कौन है? युगलीना। युगलीना इन चारों ऑप्शनों में से एकमात्र ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है दोस्तों। अब एक चीज और आपको यहाँ पे युगलीना से संबंधित मैं आपको बता देता हूं जो आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। युगलीना के अंदर आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट होता है, साथ में ही इसके अंदर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट होता है। युगलीना के अंदर दोनों ही प्रकार के न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में अपन डिस्कस करें। अगर हम इसके बारे में युगलीना की बात कर रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूं, प्लांट के अंदर जो पोषण होता है, प्लांट के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है? आउटोट्रॉफिक। तो अगर हम प्लांट की बात करें तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, आपने पढ़ा होगा प्लांटों के अंदर कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पेड़ पौधों के अंदर एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। पेड़ पौधों के अंदर उनकी कोशिकाओं में
एक विशिष्ट स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि एनिमल्स के अंदर नहीं पाई जाती, और वो संरचना का नाम होता है प्लास्टिड। और इसके अंदर जो प्लास्टिड होते हैं उन प्लास्टिडों के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही ये पेड़ पौधे सनलाइट लेकर फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें ग्लूकोज एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। तो पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट। किसकी प्रेजेंट में? सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्योंकि प्लांटों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इन दोनों आपस में क्रिया करके ये क्या बनाते हैं दोस्तों? ये दोनों मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज ही तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। भोजन का जो रूप होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर भोजन का कौन सा प्रकार? ग्लूकोज। अब यहीं से इस क्वेश्चन से संबंधित और मैं आपको एक चीज बता देता हूं। पादपों के अंदर जो भोजन का जो स्टोरेज होता है वो किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर भोजन का जो संचय होता है, स्टोर होता है, वो किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में होता है दोस्तों? स्टार्च के रूप में होता है। यानी प्लांटों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्टार्च में। और स्टार्च के रूप में प्लांटों के अंदर जमा रहती है। लेकिन एनिमल्स की अगर हम बात करें, जंतुओं के बारे में अगर हम बात करें या हमारे बारे में अगर हम बात करें, तो हमारे अंदर ऊर्जा का संचय या ऊर्जा एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होती है दोस्तों? ग्लाइकोजन के रूप में। और ये दोनों ही किसका रूप है दोस्तों? यहाँ पर ग्लूकोज की फॉर्म होती है। ये ग्लूकोज बाद में जाके इनमें कन्वर्ट हो जाता है। उनके बारे में हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना सा जान रहे हैं कि प्लांटों को हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और प्लांटों के समान ही युगलिना जो होता है, युगलिना के अंदर भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। और उसी क्रिया के परिणाम स्वरूप युगलिना अपना भोजन स्वयं बनाता है। अंतर कुछ नहीं है, दोनों के अंदर सेम क्रिया होती है। युगलिना और प्लांट के अंदर अंतर सिर्फ कहाँ होता है बेटा? ये जो ग्लूकोज होता है ये युगलिना के अंदर, किसके अंदर दोस्तों? युगलिना के अंदर ये ग्लूकोज एक विशिष्ट प्रकार की कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। और उस कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं दोस्तों पैरामाइलॉन। क्या कहते हैं? पैरामाइलॉन। एक डिफरेंस और बता देता हूं मैं आपको। यही युगलिना जो ग्लूकोज बनाता है, उस ग्लूकोज में अगर हम आयोडीन मिलाएं, आयोडीन का विलयन अगर उसमें डाल दें, तो उसके रंग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जबकि प्लांटों के द्वारा जो ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, अगर उसके अंदर आयोडीन विलयन मिला दिया जाए तो वो कैसा रंग देगा दोस्तों? आपको नीला रंग का दिखाई देगा। लेकिन युगलिना जो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा वो अपना नीला रंग नहीं दिखाता। ये भी एक डिफरेंस होता है। हालांकि इतना डीप में अपन को नहीं जाना, अपन को सिर्फ इतना सा समझ में आना चाहिए कि पादपों के अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। और पादपों के समान ही युगलिना के अंदर भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के साथ साथ युगलिना जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसकी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके अंदर क्लोरोफिल पिगामेंट्स खत्म होते हुए जाते हैं। जब क्लोरोफिल पिगामेंट्स खत्म हो जाते हैं तब वो दूसरे प्रकार के न्यूट्रिशन का सहारा लेता है। लेकिन कब सहारा लेता है? जब उसकी एज लगातार बढ़ती जाती है। एक निश्चित अवस्था के बाद में क्लोरोफिल उसके अंदर नष्ट हो जाते हैं तो दूसरे न्यूट्रिशन का सहारा लेता है। और उस दूसरे न्यूट्रिशन को कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। यानी कि दोनों ही प्रकार के सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ये दोनों ही प्रकार के न्यूट्रिशन किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं दोस्तों? युगलिना के अंदर। तो आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आंसर होगा दोस्तों? क्या आंसर होगा? युगलिना। पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा, क्या आंसर होगा दोस्तों? युगलिना आंसर होगा। ठीक है ना दोस्तों?
युगलिना। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से स्वयं पोषी होते हैं। अब वही क्वेश्चन आ गया, हमने आपको अभी डिस्कस किया था कि स्वयं पोषी वो जीव होते हैं जिनके अंदर खुद भोजन बनाने की कैपेसिटी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। तो स्वयं पोषी पादप होते ही हैं, अभी मैंने आपको बताया था। एक चीज और, शैवाल के बारे में आपको मैं बता देता हूं। शैवाल के अंदर भी कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है, पादपों के समान पादप संभोजी न्यूट्रिशन या स्वयं पोषी न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। किसके अंदर, शैवालों के अंदर। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शैवालों के अंदर भी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहां पर हमेशा प्लांटों के समान, पादपों के समान या पादप संपोषी या स्वयं पोषी या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा। तो यहां पर भी बेटा शैवाल के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन दे रखा है रसायन संश्लेषी जीवाणु यानी कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल या रसायन का यूज करके अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन किसी रासायनिक पदार्थों की अभिक्रिया के द्वारा बनाते हो, उन जीवाणुओं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उन जीवाणुओं को बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंथेटिक बैक्टीरिया। क्लियर दोस्तों। अब देखिए, अब यहां पर जो रसायन संश्लेषी जो जीवाणु है, ये रसायन संश्लेषी जीवाणु या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कई प्रकार के होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एक अकार्बनिक एलिमेंट सल्फर का यूज करके अपना पोषण बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मेथेन का यूज करते हैं, कार्बनिक यौगिक का। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। अब ये नाइट्रोजन हुआ, मेथेन हुआ या सल्फर हुआ या हाइड्रोजन हुआ, ये सब क्या है बेटा, रासायनिक पदार्थ ही तो हैं। तो ये वे बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण किसी रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति में करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन प्रकार के जीवाणुओं को हम क्या बोलते हैं बेटा, उन जीवाणु को बोलते हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु। यानी कि कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया हैं ये भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस होगा दोस्तों, वो किसी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रेजेंट में होता है। क्लियर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बेटा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि प्लांटों के अंदर भी न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है ऑटोट्रॉफिक। यहाँ पर शैवाल के अंदर भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। लास्ट एंड फाइनल जो कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। क्लियर दोस्तों। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर हम देखें तो मम्स जो कि वायरल बीमारी है, ध्यान देना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज फॉर योर एग्जाम। कई बार कई प्रकार से ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। मम्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन दे रखा है मम्स जो कि वायरल बीमारी है, तो क्वेश्चन के अंदर ही एक आंसर और मिल जाता है आपको। अगर गलती से कभी आपसे पूछा जाए कि मम्स जो बीमारी होती है किसके द्वारा फैलती है, वायरस के द्वारा। किसके द्वारा फैलती है दोस्तों, वायरल डिजीज होती है। और मम्स जो बीमारी है एक प्रकार की कैसी बीमारी है दोस्तों, कम्युनिकेबल डिजीज होती है। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है हिंदी में बोले तो संक्रामक बीमारी। कम्युनिकेबल डिजीज को क्या बोलते हैं, संक्रामक बीमारी। कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर पहुंच जाती हैं, और वो पहुंचाने का जो माध्यम होता है या तो हम उसके कपड़ों को यूज करें, पानी के द्वारा, वाटर के द्वारा या एयर के द्वारा या इंसेक्ट के द्वारा,
कुछ बीमारियां किसी व्यक्ति विशेष में होती हैं और व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैल जाती हैं, उस तरह की बीमारियों को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज या संक्रामक बीमारी। तो यहाँ पर जो मम्स जो बीमारी है ये कैसी बीमारी है? संक्रामक बीमारी है। दूसरा इसके अंदर कौन सा आंसर है दोस्तों? मम्स किसके द्वारा होता है? वायरल डिजीज है। किसके द्वारा होता है? वायरल डिजीज है। किसके संक्रमण व सूजन से हो जाते हैं? तो यहां पर ऑप्शन दे रखा है ईयर पिन्ना। अब ईयर पिन्ना क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को ईयर पिन्ना के बारे में पता नहीं है, ईयर पिन्ना कहाँ होता है। तो ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये क्या है? हमारा ईयर पिन्ना है। ये क्या है? ईयर पिन्ना बोलते हैं इसको। दूसरा इसके अंदर नहीं होता। दूसरा ऑप्शन दे रखा है पैरोटिड ग्लैंड। तीसरा दे रखा है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। चौथा दे रखा है टॉन्सिल्स। तो यहाँ पर जो दोस्तों जो आपका आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा पैरोटिड ग्लैंड। कौन सा आंसर जाएगा? पैरोटिड ग्लैंड। अब यहां से संबंधित भी जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना है वो क्वेश्चन हम जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पूछ रहा है आपसे, मम्स बीमारी हमारी किसके अंदर मम्स बीमारी किसके अंदर संक्रमण होने से होती है, जिसके अंदर स्वेलिंग भी आ जाती है? ऑप्शन आपके सामने है ईयर पिन्ना, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और टॉन्सिल्स। तो इसका आंसर जानने के लिए थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा दोस्तों। हमें पता होना चाहिए जो मम्स बीमारी है, पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे मुख गुहा जो हम जहां पे हम भोजन को चबाते हैं, उस मुख गुहा के अंदर 3 प्रकार की लार ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं। हमारी जो मुख गुहा होती है उस मुख गुहा के अंदर 3 प्रकार की ग्लैंड पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी ग्लैंड हैं दोस्तों? नंबर पहली जो ग्लैंड है वो कौन सी है दोस्तों? पहली जो ग्लैंड है उसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। क्या बोलते हैं दोस्तों? पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। और पैरोटिड ग्लैंड को अंग्रेजी में भी पैरोटिड ही कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पैरोटिड ग्लैंड ही कहते हैं। दूसरी जो ग्लैंड होती है हमारी मुख गुहा के अंदर, मुख गुहा को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों बकल कैविटी। क्या कहते हैं दोस्तों? बकल कैविटी कहते हैं, बुकल कैविटी या माउथ कैविटी भी कहते हैं। जहां पर आप भोजन को चबाते हो, जहां पर आप भोजन को चबाते हो उस हिस्से को बोलते हैं माउथ कैविटी। तो हमारी जो माउथ कैविटी होती है उसके अंदर 3 प्रकार की ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं और उन 3 प्रकार की ग्लैंड का नाम है दोस्तों, नंबर फर्स्ट हो गई आपकी पैरोटिड, नंबर सेकंड पर होती है आपकी सब मैक्सिलरी ग्लैंड। कौन सी होती है दोस्तों? सब मैक्सिलरी ग्लैंड। इसी को बोलते हैं दोस्तों सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी इसी को बोलते हैं। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलरी ग्लैंड भी बोला जाता है। नंबर 3 पर एक ग्लैंड और होती है जिसको बोलते हैं दोस्तों सबलिंगुअल ग्लैंड। क्या कहते हैं? सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे आपके। हमारी मुख गुहा के अंदर ये तीनों प्रकार की जो ग्रंथियां हैं इनका संबंध किससे होता है? इनका संबंध होता है लार बनाने से। लार को अंग्रेजी में बोलते हैं सैलाइवा। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? लार को सैलाइवा कहते हैं। लार को अंग्रेजी में कहते हैं सैलाइवा। तो आपका जो मुख गुहा है उसके अंदर लार बनाने वाली जो भी ग्लैंड हैं वो कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं? पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी कौन सी होती है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तीसरी कौन सी होती है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंडों के द्वारा जिन पदार्थों का सीक्रेशन होता है, जिन पदार्थों का फॉर्मेशन होता है, जिन पदार्थों का निर्माण होता है, इन तीनों ग्रंथियों के द्वारा उन पदार्थों को संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं? सैलाइवा कहते हैं, लार कहते हैं। क्या कहते हैं? लार कहते हैं। आपकी मुख गुहा के अंदर लार का निर्माण किसके द्वारा होता है? इन ग्लैंडों के द्वारा ही होता है।
लार ग्रंथियां, अब यहां पर भी एक क्वेश्चन और सुनिए दोस्तों, ये पैरोटिड जो ग्रंथि है, ये जो पैरोटिड जो लार ग्रंथि है, ये आपके मुख्य गुहा की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। कैसी ग्लैंड होती है? लार्जेस्ट। ध्यान रखना दोस्तों, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी वाली लार्जेस्ट ग्लैंड होती है? कौन सी वाली? लार ग्रंथि। अगर बॉडी के संदर्भ में लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ ली तो आंसर क्या जाएगा? लीवर जाएगा। उस कंडीशन में आंसर क्या जाएगा? लीवर जाएगा। अब यहां पर भी ये क्वेश्चन आपसे 3 प्रकार से पूछा जाता है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है वो होती है पैरोटिड ग्लैंड। सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है दोस्तों सबलिंगुअल ग्लैंड, और इसी सबलिंगुअल को हिंदी में कहते हैं अधोजिह्वा ग्रंथि। क्या कहते हैं दोस्तों? अधोजिह्वा ग्रंथि। ये जो ग्रंथि है कहां पर प्रेजेंट होती है? जीभ के नीचे स्थित होती है। कहां पर स्थित होती है? जीभ के नीचे स्थित होती है, अधोजिह्वा। इसीलिए इसको हिंदी में बोलते हैं अधोजिह्वा, और या अंग्रेजी में बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड या फिर अधोजिह्वा ग्रंथि, क्योंकि ये जीभ के नीचे पाई जाती है। पैरोटिड जो ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड आपके कान के नीचे प्रेजेंट होती है। कहां पर प्रेजेंट होती है? कान के नीचे प्रेजेंट होती है। पैरोटिड ग्लैंड कान के नीचे प्रेजेंट होती है। अधोजिह्वा या सबलिंगुअल ग्लैंड आपकी जीभ के नीचे स्थित होती है, जबकि सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड होती है ये कहां पे जाके ओपन होती है दोस्तों? आपके निचले जबड़े, ये निचला वाला जो जबड़ा है, ये पूरी की पूरी जो हड्डी है आपकी, ये क्या कहलाती है? मैंडिबुलर बोन्स कहलाती है। कौन सी बोन होती है? ये कौन सी हड्डी होती है? मैंडिबुलर बोन होती है, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सब मैंडिबुलरी या सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी इसी को कहते हैं। आपको अभी सिर्फ इतना सा जानना है उस क्वेश्चन के दृष्टिकोण से कि आपके अंदर 3 प्रकार की ग्लैंड होती हैं, और ये जो ग्लैंड होती है पैरोटिड ग्लैंड जो कि कान के नीचे प्रेजेंट होती है, इसी ग्लैंड के अंदर वायरल इन्फेक्शन होता है, और उस वायरल इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों? स्वेलिंग आ जाती है, और उसी स्वेलिंग को हम क्या बोलते हैं? मम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मम्स कहते हैं। मम्स को ही हिंदी में कहते हैं गलसुआ। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? मम्स को हिंदी में क्या कहते हैं? गलसुआ। कई बार सुना होगा ना गांव की भाषा में गलसुआ फूल गए, तो वो गलसुआ फूलना उसका संबंध कौन सी ग्लैंड से होता है? कौन सी ग्लैंड से है? पैरोटिड ग्लैंड से। पैरोटिड ग्लैंड कहां पर स्थित होती है? कान के नीचे। पैरोटिड ग्लैंड का मुख्य कार्य क्या होता है? लार का सीक्रेशन करना। किसका सीक्रेशन? सैलाइवा का सीक्रेशन करना। और इन ग्रंथियों के द्वारा लार का सीक्रेशन या सैलाइवा का सीक्रेशन या प्रोसेस ऑफ द सीक्रेशन ऑफ सैलाइवा क्या कहलाता है? सैलाइवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सैलाइवेशन कहलाता है। लार का निर्माण होना, इन तीनों ग्रंथियों के द्वारा लार का बनना या लार का निर्माण होना या सैलाइवा का सीक्रेशन होना क्या कहलाता है? सैलाइवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सैलाइवेशन कहलाता है। तो उसका आंसर जो अभी हम जो क्वेश्चन देख रहे थे दोस्तों, उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा पैरोटिड ग्लैंड। तो आपको याद रखना है, आपको क्या याद रखना है दोस्तों? आपको याद रखना है कि जो मम्स बीमारी है वो किस में इन्फेक्शन की वजह से होता है? पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन की वजह से होता है। किस में इन्फेक्शन? पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन होने की वजह से होता है। उसमें सूजन आ जाती है, हमारा पूरा की पूरा गला अवरुद्ध हो जाता है, हमें निगलने में, भोजन को निगलने में परेशानी होती है, हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मम्स इतना खतरनाक होता है, अगर टाइम से इलाज नहीं होता है तो एक बीमारी मस्तिष्क से संबंधित भी हो जाती है बेटा इससे। ठीक है, उनका हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना सा जान लो कि मम्स जो बीमारी है जिसे हम हिंदी में गलसुआ कहते हैं, क्या बोलते हैं? गलसुआ। गलसुआ का फूलना। ठीक है, मम्स को ही गलसुआ कहते हैं। कई बार गलसुआ के नाम से बीमारी आ जाती है, कई बार मम्स के नाम से आ जाती है। ये कैसी बीमारी है?
ये संक्रामक बीमारी होती है, फैलने वाली बीमारी है। अगर मेरे अंदर हो गई तो हो सकता है मेरे से दूसरे व्यक्ति में भी हो जाए जो मेरे संपर्क में रहता हो। ठीक है, इसका जो माध्यम होता है, स्प्रेड का माध्यम जो होता है, हवा के द्वारा, थूक के द्वारा, किसी के द्वारा भी ये फैल सकता है। तो सावधान रहें, ऐसे व्यक्तियों से डिस्टेंस मेंटेन करके रहें जिनके अंदर मम्स हो चुका है। ठीक है, तो मम्स बीमारी के अंदर हमारी पैरोटिड ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, हमारा गला अवरुद्ध हो जाता है, भोजन को निगलने में प्रॉब्लम आती है, काफी तकलीफ होती है, कभी कभी तापमान टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए, मैच कीजिए। यानी कि जो ऑप्शन में आपको दे रखा है, ऑप्शन में जो आपको दे रखा है दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 को गौर से पढ़िए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो यहां पर दोस्तों जो पहला जो यहां पर दे रखा है सूची के अंदर, पहला वाक्य क्या दे रखा है? पहला वाक्य दे रखा है कि दांत निर्माण करने वाली कोशिकाओं को, हमारे जो टीथ हैं उनका निर्माण करने वाली सेल्स को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि दांतों के निर्माण में जो कोशिकाएं भाग लेती हैं उन कोशिकाओं को हम ओडेंटोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ओडेंटोब्लास्ट कहते हैं। दांतों का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को हम ओडेंटोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ठीक है दोस्तों, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दांत निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? ओडेंटोब्लास्ट होती हैं। तो इसको मैच कर दीजिए। दांतों का आइवरी, एक तरह से दोस्तों ये दांत के ऊपर दांत वाला जो हिस्सा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? दांतों का आइवरी, टीथ का आइवरी बोलते हैं। और ये किसका बना हुआ होता है? ये डेंटिन का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? डेंटिन का बना हुआ होता है। अब ये डेंटिन क्या है? इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यहीं पर मैं आपको बता देता हूं बेटा, डेंटिन का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? वो ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा ही डेंटिन का निर्माण होता है। और डेंटिन के द्वारा किसका निर्माण होता है? दांतों के आइवरी का निर्माण होता है। तो दूसरा कथन भी सही है बिल्कुल, यानी कि दांतों का आइवरी किससे मैच करता है? डेंटिन का बना हुआ होता है। तीसरा इसमें दे रखा है इनेमल का निर्माण। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। टीथ से संबंधित आपकी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। दांतों का जो इनेमल होता है उसका निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? एमिलोब्लास्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एमिलोब्लास्ट के द्वारा होता है। तो ये कथन भी सही है। अब ये जो दांतों का इनेमल जो होता है दोस्तों, ये हमारे शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। कैसा भाग होता है? कठोर भाग होता है। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। किसको? इनेमल को। ये दांतों का जो इनेमल होता है, अब इनेमल क्या होता है? जो आपके टीथ का जो चमकीला जो भाग होता है, सफेद सफेद जो भाग होता है, उस हिस्से को बोलते हैं इनेमल। ये जो इनेमल होता है ये किसके द्वारा बना हुआ होता है? एमिलोब्लास्ट के द्वारा बना हुआ होता है। दांतों के इनेमल में मुख्य रूप से क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों? इसके अंदर मुख्य रूप से आपका कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? कैल्शियम फॉस्फेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। अब जैसे पूछ लिया, आपके दांत मुख्य रूप से बने हुए होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। आंसर क्या जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट। इसके अलावा और भी कई तरह के पदार्थ होते हैं, कई तरह के इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट के अलावा सोडियम भी प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है, पोटेशियम भी प्रेजेंट होता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट ही पाया जाता है। और इसी कैल्शियम फॉस्फेट की प्रेजेंस के कारण हमारे ये जो इनेमल वाला जो हिस्सा होता है बहुत सख्त होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है दोस्तों। हमारे संपूर्ण शरीर का सबसे कठोर भाग यही होता है। जब किसी आदमी की डेथ हो जाती है, जब उसको जला दिया जाता है, तो 3 दिन बाद उसकी अस्थियों को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं लोग बाग। तो वहां पर दोस्तों उसके टीथ यथावत आपको मिल जाएंगे। ये जलते नहीं है, इतने कठोर होते हैं। और इन्हीं टीथों को इकट्ठा करके गंगा जी में विसर्जित
किया जाता है। ठीक है, समझ। हड्डियां और दांत क्यों हमें मिल जाते हैं वहीं, भाई राख बन जाने चाहिए थे वो, लेकिन राख नहीं बनते जलने के बाद भी। क्यों नहीं बनते? क्योंकि कैल्शियम जो होता है ये मजबूती प्रदान करता है, ये दृढ़ता प्रदान करता है। तो हमारी हड्डियां और हमारे दांत मुख्य रूप से किसके द्वारा बने हुए होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट के द्वारा बने हुए होते हैं। किसके द्वारा? कैल्शियम फॉस्फेट के द्वारा। थोड़ा सा पानी पी लूं। कैल्शियम फॉस्फेट के द्वारा बने हुए होते हैं। तो देखिए दोस्तों, तीनों वाक्य सही है बिल्कुल। दांत निर्माण करने वाली कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? ओडेंटोब्लास्ट। दांतों का आइवरी किसका बना होता है? डेंटिन का। और डेंटिन का निर्माण कौन करता है? ओडेंटोब्लास्ट सेल्स करती हैं। एनिमल का निर्माण किसके द्वारा होता है? एमिलोब्लास्ट। एमिलोब्लास्ट के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम, मैग्नीशियम, जिसकी वजह से एनिमल के अंदर दृढ़ता पाई जाती है या हार्डनेस प्रेजेंट होती है। अब देखिए बेटा, यहीं से एक क्वेश्चन और आ जाता है आपकी एग्जाम में दांतों के एनिमल से संबंधित। मेरा प्रयास यह है दोस्तों, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहां पर एक क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने को मिले, ताकि आपकी एग्जाम में और आप ज्यादा अच्छे मार्क्स ला सकें। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो आपका एनिमल जो होता है, या एनिमल की बात ना करके अगर हम सिर्फ टीथ के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? टीथ के बारे में बात करें, तो टीथ के बारे में याद रखना दोस्तों, इसके अंदर हमारे बॉडी में जो वाटर होता है, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे शरीर के किस भाग में सर्वाधिक जल की मात्रा प्रेजेंट होती है। तो सर्वाधिक जल की मात्रा जो प्रेजेंट होती है दोस्तों, वो हमारी नर्व सेल्स के अंदर होती है। कहां पर होती है? नर्व सेल्स के अंदर होती है। जो हमारे मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती है, जो हमारे तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं में वाटर की मात्रा ज्यादा होती है। यानी कि कहें तो जो टोटल जो कोशिका का जो केमिकल कंपोजिशन होता है, उस टोटल कंपोजिशन में से करीब 96% तो वाटर ही होता है। सोचिए आप कितना ज्यादा जल होता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए शरीर के किस भाग में न्यूनतम जल पाया जाता है, यानी कि मिनिमम वाटर कहां पर प्रेजेंट होता है, तो हमारा जो शरीर है, शरीर के कौन से भाग में सबसे कम जल उपस्थित होता है? दांतों में ही प्रेजेंट होता है। मिनिमम वाटर हमारे बॉडी में कहां पर प्रेजेंट होता है? टीथ के अंदर। और लगभग कितना परसेंट? 5%। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चौथा इसमें दे रखा है मैक्सिलरी दांत का रूपांतरण, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि मैक्सिलरी दांतों के अंदर परिवर्तन होने से बनती है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन में दे रखा है बेटा सांप के विष दंत। जो टॉक्सिक जो उसके टीथ होते हैं बेटा, जो जहरीले उसके दांत होते हैं, उन दांतों का निर्माण किसके द्वारा होता है? मैक्सिलरी दांतों के द्वारा होता है बेटा। किसके द्वारा होता है? ऊपरी जबड़े में जो दांत होते हैं उसके, उस हिस्से को हम मैक्सिलरी बोलते हैं, और वहीं से उसके टीथ का निर्माण होता है। तो ये कथन भी सही है बेटा। तो यहाँ पर ये चारों ही कथन सत्य हैं, मैचिंग बिल्कुल सही है। ए के साथ में 1 आ जाएगा, बी के साथ में 2 आ जाएगा, सी के साथ में 3, डी के साथ में 4। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है दोस्तों? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? देखिए आप गौर से। ए के साथ 1, ए बी के साथ 2, 3, 4, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। अभी बताया मैंने आपको, दांत निर्माण करने वाली सेल्स को क्या कहते हैं? ओडेंटोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ओडेंटोब्लास्ट कहते हैं। और ओडेंटोब्लास्ट के द्वारा ही डेंटिन का फॉर्मेशन होता है, और डेंटिन के द्वारा ही दांतों की आइवरी का निर्माण होता है। तीसरा, एनिमल का निर्माण, एनिमल जो हमारे टीथ का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, जो चमकीला होता है, आपको नजर आता है चमकीला चमकीला, वो उसका निर्माण किसके द्वारा? एमिलोब्लास्ट के द्वारा होता है। और इस एमिलोब्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सी कैल्शियम फॉस्फेट। क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। क्लियर दोस्तों? याद रहेगा। इसके अलावा भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पोटेशियम बोल देना, सोडियम बोल देना, मैग्नीशियम बोल देना, ये भी आपके दांतों के एनिमल में प्रेजेंट होते हैं।
क्लियर दोस्तों, ये भी सही है। मैक्सिलरी जो टीथ होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? सांपों के अंदर विष दंत होते हैं, जो जहरीले जो दांत होते हैं उसके, ठीक है, सांपों के अंदर, स्नेक के अंदर जो टीथ होते हैं टॉक्सिन पदार्थ टॉक्सिक होते हैं, वो काफी जहरीले होते हैं, ठीक है। तो ये भी कथन इसके अंदर सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों आपका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? जठर रस। जठर रस को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं बेटा? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। जठर रस को अंग्रेजी में बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्लियर दोस्तों? का श्रावण को अंग्रेजी में बोलते हैं सीक्रेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीक्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीक्रेशन। यानी कि गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन इंक्रीज करने वाला, बढ़ाने वाला, उसकी मात्रा को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? हमारे आमाशय के अंदर जो हमारा स्टोमक होता है, उस स्टोमक के अंदर ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को बढ़ाने का काम करता है? आइए देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है पैराथार्मोन, थायरोक्सिन, गैस्ट्रिन। आप जानते हो पैराथार्मोन और थायरोक्सिन एक ग्लैंड है जो कि हमारे गले में प्रेजेंट होती है। कहां पर प्रेजेंट होती है? गले के अंदर। आपका जो गर्दन है, इस गर्दन के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। और थायराइड जो ग्लैंड है दोस्तों, इसी के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट और होती है, उसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। क्लियर? तो ये इसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जठर रस की बात हो रही है और गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका संबंध हमारे पाचन सिस्टम से होता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम से होता है, ठीक है। तो ये हार्मोन पूछ रहा है जो गैस्ट्रिक जूस की मात्रा को इंक्रीज करता हो, वो कौन सा हार्मोन है? तो यहाँ पर एक सीक्रेटिन हार्मोन भी दे रखा है और एक गैस्ट्रिन हार्मोन भी। ये दोनों हार्मोन, पैराथार्मोन और थायरोक्सिन जो हार्मोन का सीक्रेशन है, इन दोनों का सीक्रेशन कहां पर होता है? गले के अंदर, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा होता है। जबकि सीक्रेटिन हार्मोन का सीक्रेशन कहां से होता है बेटा? इसका सीक्रेशन होता है डूडेनम वाले भाग में। कहां पर होगा इसका? डूडेनम। अब ये भाग क्या होते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए। यहां पर ऑप्शन दे रखा है बेटा, इसका ऑप्शन तो होगा सही गैस्ट्रिन हार्मोन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? गैस्ट्रिन हार्मोन। अब होता है कैसे बेटा, वो देखिए आप लोग। देखिए बेटा, ये हमारी क्या होती है दोस्तों? ये हमारा होता है स्टोमक। क्लियर दोस्तों? अच्छा, इसके बारे में डायग्राम जो मैं बना रहा हूं, ये जो दिख रहा है, ये क्या है दोस्तों? इसको बोलते हैं स्टोमक और हिंदी में बोलते हैं आमाशय। क्या बोलते हैं? आमाशय कहते हैं, ठीक है। ये जो आमाशय होता है, इस आमाशय के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी ग्लैंड होती है बेटा इसके अंदर? पहली जो ग्लैंड होती है बेटा, उस ग्लैंड को कहते हैं म्यूकस ग्लैंड या म्यूकस ग्रंथि कहते हैं, ठीक है बेटा। अंग्रेजी में लिखना चाहो तो MOCOUS, सॉरी। पहली ग्लैंड कौन सी होती है दोस्तों? म्यूकस सेल ग्लैंड। क्लियर दोस्तों? दूसरी ग्लैंड कौन सी होती है दोस्तों? दूसरी ग्लैंड होती है इसके अंदर कौन सी? चीफ सेल्स। चीफ सेल्स होती हैं। नेक्स्ट कौन सी होती है दोस्तों? ऑक्सेंटिक सेल्स। क्लियर दोस्तों?
और एक चौथी और होती है दोस्तों, उनको बोलते हैं अर्जेंटाफिन, अर्जेंटाफिन सेल्स। ये जो चारों प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं ये हमारे आमाशय यानी कि स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। अब इन चारों ग्रंथियों के द्वारा इन चारों प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा जिन पदार्थों का सीक्रेशन होता है या निर्माण होता है उसी को हम संयुक्त रूप से गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, आमाशय रस कहते हैं। क्लियर बेटा। अब देखिए यहाँ पर जो म्यूकस सेल्स जो होती हैं इनके द्वारा म्यूकस का सीक्रेशन होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा। क्या बोलते हैं बेटा? श्लेष्मा कहते हैं। दूसरी है बेटा चीप कोशिकाएं। इन्हीं चीप कोशिकाओं को जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं। क्लियर, याद रहेगा। जाइमोजन सेल्स या चीप सेल्स या इन्हीं का एक तीसरा नाम और होता है, उस तीसरे नाम को बोलते हैं पेप्टिक सेल्स। क्या बोलते हैं? पेप्टिक सेल्स। चीप सेल्स या पेप्टिक सेल्स या जाइमोजन सेल्स, ये तीनों एक ही नाम है और एक ही कोशिका के अलग अलग डिफरेंट नाम हैं। ये कहां पर प्रेजेंट होती हैं? स्टोमक के अंदर। म्यूकस सेल्स कहां पर प्रेजेंट होती हैं? स्टोमक के अंदर। तीसरे प्रकार की कोशिकाएं हैं दोस्तों, चीप कोशिकाओं के द्वारा या पेप्टिक कोशिकाओं के द्वारा या पेप्टिक कोशिकाओं या जाइमोजन कोशिकाओं के द्वारा किन पदार्थों का सीक्रेशन होता है बेटा? यहाँ पर गैस्ट्रिन एंजाइम का निर्माण होता है। इन कोशिकाओं के द्वारा गैस्ट्रिन एंजाइम का निर्माण होता है। अब मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं आपको? वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपसे पूछ लिया भाई स्टोमक में के अंदर कौन से प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा गैस्ट्रिन एंजाइम का सीक्रेशन होता है। उस कंडीशन में अगर आपको ये पता होगा तो ही तो आंसर सही दे पाओगे। पता ही नहीं होगा भाई स्टोमक के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं तो फिर कहां से आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पर पहले प्रकार की जो सेल्स बताई हैं उनको बोलते हैं म्यूकस सेल्स। और ये जो म्यूकस सेल्स है इसके द्वारा एक पदार्थ का सीक्रेशन होता है लसलसा चिपचिपासा, उसको बोलते हैं हम म्यूकस या हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं होती हैं चीप कोशिकाएं। कौन सी होती हैं? चीप कोशिकाएं। इन चीप कोशिकाओं को ही हम पेप्टिक सेल्स या फिर जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं। जाइमोजन, पेप्टिक, चीप कोशिकाएं कहां पर प्रेजेंट होती हैं? स्टोमक के अंदर। इन कोशिकाओं के द्वारा किसका सीक्रेशन होता है? गैस्ट्रिन एंजाइम का सीक्रेशन होता है। किसका सीक्रेशन होता है? गैस्ट्रिक एंजाइम का निर्माण होता है। तीसरे प्रकार की कोशिकाएं होती है ऑक्सेंटिक कोशिकाएं। और ऑक्सेंटिक कोशिकाओं को ही और किस नाम से जानते हैं? पैराइटल कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पैराइटल कोशिकाएं भी कहते हैं। ऑक्सेंटिक कोशिकाएं या पैराइटल कोशिकाओं के द्वारा जिन पदार्थ का सीक्रेशन होता है उसको आप क्या बोलते हो दोस्तों? HCl। ये किसका निर्माण करती हैं? आमाशय के अंदर HCl का निर्माण करती हैं। अरे भाई हमारा जो आमाशय है, आमाशय का पीएच मान कैसा होता है? पीएच कैसा होगा उसका? एसिडिक नेचर का होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। और अम्लीय प्रवृत्ति का क्यों होता है? अम्लीय नेचर का क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर HCl का निर्माण होता है। वहां पे क्षारीय माध्यम नहीं मिलेगा, वहां पे आपको क्षारीय माध्यम देखने को नहीं मिलेगा। कैसा नेचर मिलेगा? आमाशय के अंदर एसिडिक नेचर होगा। HCl की मात्रा काफी ज्यादा मात्रा में बनता है। और कौन सी कोशिकाओं के द्वारा बनता है? ऑक्सेंटिक कोशिकाओं के द्वारा बनता है। और ऑक्सेंटिक कोशिकाओं को ही हम किस नाम से भी जानते हैं? पैराइटल कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। पैराइटल सेल्स या ऑक्सेंटिक सेल्स जो कि हमारे स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उनके द्वारा जिस पदार्थ का सीक्रेशन होता है उस पदार्थ को हम HCl कहते हैं। और HCl का पीएच मान कितना होता है? 1 से 2 होता है। और इसी के कारण हमारे स्टोमक का जो मीडियम होता है, आमाशय का जो माध्यम होता है, वो अम्लीय नेचर का होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया बेटा, इवन तक कि इसका पीएच मान भी आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। नेक्स्ट कोशिका बची आपकी अर्जेंटाफिन कोशिकाएं। ये जो अर्जेंटाफिन कोशिकाएं जो हमारे आमाशय में होती हैं, इनके द्वारा गैस्ट्रिन हार्मोन का
सीक्रेशन होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन का निर्माण होता है, और वो गैस्ट्रिन जो हार्मोन होता है वो गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को बढ़ाने का काम करता है। यानी कि इन कोशिकाओं के द्वारा जिन जिन पदार्थों का निर्माण हो रहा है उन पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को इंक्रीज करने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है गैस्ट्रिन हार्मोन। और गैस्ट्रिन हार्मोन का निर्माण कहां पर होता है? आमाशय के अंदर। आमाशय स्टोमक के अंदर कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है? अर्जेंटाफिन कोशिकाओं के द्वारा होता है। कौन सी कोशिकाओं के द्वारा? अर्जेंटाफिन कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो वहां पर जो अभी जो हमने क्वेश्चन देखा दोस्तों, उस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? उस क्वेश्चन का आंसर होगा गैस्ट्रिन। आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या जाएगा? गैस्ट्रिन। यानी कि जठर रस जो होता है, गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन का जो लेवल है उसको इंक्रीज करने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? गैस्ट्रिन हार्मोन। और गैस्ट्रिन हार्मोन कहां पर प्रेजेंट होता है? स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर भी गैस्ट्रिन हार्मोन का सीक्रेशन किसके द्वारा होता है? अर्जेंटाफिन कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसका महत्वपूर्ण फंक्शन क्या है दोस्तों? यह हार्मोन हमारे जब आमाशय के अंदर जब भोजन का जब पाचन हो रहा होता है, जब डाइजेशन हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में जैसे ही आमाशय के अंदर भोजन पहुंचता है उस कंडीशन में तुरंत ही गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है। और यही गैस्ट्रिन हार्मोन हमारे आमाशय रस या गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को इंक्रीज करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? गैस्ट्रिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पित्त रस। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पित्त रस। पित्त रस को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा बाइल जूस। क्या कहते हैं? बाइल जूस कहते हैं। पित्त रस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बाइल जूस कहते हैं। अब ये जो बाइल जूस है इसका निर्माण कहां पर होता है? कहां पर होता है? ध्यान से देखिए, वापस से चलिए। ये क्वेश्चन पित्त रस। पित्त रस का निर्माण कहां पर होता है? अग्नाशय ग्लैंड, ब्रूनर, लीवर, सीक्रेटिन। अब देखिए इसमें आंसर क्या निकलेगा बेटा? आंसर निकलेगा इसका लीवर। आंसर क्या दोगे आप लोग? लीवर आंसर दोगे। क्यों दोगे? अभी देखिए आप लोग, ये देखिए बेटा, ये आपका स्टोमक हो गया। इसी स्टोमक के पास अगर हम बात करें, तो यहीं पर बेटा आपकी एक स्ट्रक्चर और होती है। इस तरह से एक स्ट्रक्चर और होती है बेटा। ये स्ट्रक्चर इस तरह की होती है, सॉरी, इस तरह की एक स्ट्रक्चर और होती है। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है बेटा, इसको बोलते हैं लीवर। इसको क्या बोलते हैं? लीवर कहते हैं। और लीवर को ही हिंदी में कहते हैं यकृत कहते हैं। और यकृत को ही और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं जिगर। क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं। लीवर हमारे स्टोमक के ऊपर, कहां पर बेटा? आमाशय के ऊपर प्रेजेंट होता है। और आमाशय के ऊपर लगभग इसका जो हिस्सा होता है वो किस साइड में ज्यादा होता है? हमारे राइट साइड में ज्यादा हिस्सा होता है। किसका? लीवर का। अब देखिए एक ग्लैंड और प्रेजेंट होती है दोस्तों आमाशय के नीचे। कहां पर प्रेजेंट होती है? आमाशय के नीचे एक ग्लैंड और प्रेजेंट होती है जो कि इर्रेगुलर आकार की होती है। कैसी आकार की होती है? इर्रेगुलर आकार की होती है, जिसका कोई फिक्स आकार नहीं होता। यहां पर होती है बेटा स्टोमक के नीचे। इस ग्लैंड को कहते हैं दोस्तों पैंक्रियाज ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज ग्लैंड कहते हैं। पैंक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। क्लियर दोस्तों? अब सुनिए, देखो जितना मैं बता रहा हूं बेटा, उम्मीद करता हूं आपको निश्चित समझ में आ रहा होगा।
अब लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा डीप में भी नहीं जा सकता। आपको सिर्फ समझना है कि बाइल जूस का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होता है, किन परिस्थितियों में होता है, इतना सा मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा भी कंप्लीट हो जाएं। ये हमारे सर का कहना है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दो ताकि बच्चों का दिमाग भी तेज गति से काम करे, उनको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर उपलब्ध हो सके। ये हमारे पंकज सर का कहना है दोस्तों। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में कि भाई बाइल जूस जो है, जिसको हिंदी में कहते हैं पित्त रस जो होता है, उस पित्त रस का सीक्रेशन या बाइल जूस का सीक्रेशन हमारे कौन से भाग से होता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, वो लीवर से होता है। कहां से होता है? लीवर से होता है। इस लीवर के अंदर एक स्ट्रक्चर और होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं दोस्तों? गॉल ब्लैडर कहते हैं। इसी को और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं दोस्तों? पित्ताशय कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, गलती मत कर देना, मैं अभी भी बता रहा हूं, इसलिए मैं ये डायग्राम बनाया आपके लिए, क्योंकि जल्दीबाजी में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। पित्त रस का नाम, इसको अगर मैं पित्ताशय बोल रहा हूं, ये जो पित्ताशय है बेटा एक थैलेनुमा संरचना होती है, बैग लैग स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये जो हमारा लीवर है, इस लीवर के द्वारा एक पदार्थ का सीक्रेशन होता है, एक लिक्विड पदार्थ का सीक्रेशन होता है, और वह लिक्विड पदार्थ कहाँ पे चला जाता है दोस्तों? वो धीरे धीरे कहाँ पर इकट्ठा होता रहता है? वो पित्ताशय के अंदर या गॉल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता रहता है। एकत्रित स्टोरेज जो होता है उस पदार्थ का, जो पदार्थ लीवर के द्वारा बन रहा है, वो पदार्थ कहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है दोस्तों? आपके पित्ताशय के अंदर। और पित्ताशय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं। अब जो पदार्थ बना, जो लिक्विड पदार्थ बन रहा है, उस लिक्विड पदार्थ को बोलते हैं दोस्तों बाइल जूस। क्या बोलते हैं? बाइल जूस। तो बाइल जूस का जो फॉर्मेशन है, ध्यान से सुन लें, बाइल जूस का जो निर्माण है वास्तव में किसके द्वारा हो रहा है? लीवर के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है? लीवर के द्वारा होता है। लेकिन ये बाइल जूस का जो स्टोरेज है वो कहां पर होता है? वो गॉल ब्लैडर में होता है। कहां पर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। अगर स्टोरेज की बात हो, अगर स्टोरेज की बात हो तो स्टोरेज कहां होता है बेटा? गॉल ब्लैडर के अंदर। कहां पर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय के अंदर। अब दो तरह के क्वेश्चन हो गए। कई स्टूडेंट क्या होते हैं, उनको पता होता है कि बाइल जूस का फॉर्मेशन कहां पर होता है? लीवर के अंदर, लेकिन जल्दीबाजी में वो पित्त रस और बाइल जो आपका गॉल ब्लैडर है उसमें वो सिमिलर शब्द जब देखता है तो जल्दीबाजी में पित्ताशय टिक करके आ जाता है, जो कि गलत है। लीवर के द्वारा इसका निर्माण होता है बाइल जूस का, लेकिन जो इसका स्टॉक होता है, स्टोरेज जो होता है, संग्रहित जहां पर होता है, वो कहां पर होता है बेटा? गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। ठीक है, फिर यहां से ये रस निकलकर कहां पर पहुंचता है? इस डुडेनम वाले हिस्से में पहुंचता है। और इस डुडेनम वाले हिस्से में कब पहुंचता है? जब यहां से पचा हुआ भोजन या डुडेनम में पहुंच जाता है, तब इस जूस का सीक्रेशन होता है, जो कि पाचन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? पाचन में हेल्प करता है। तो वहां पर जो क्वेश्चन अभी हमने देखा, वो क्वेश्चन क्या कह रहा था बेटा? वो क्वेश्चन कह रहा था कि वही ये बताइए कि जो पित्त रस है, जो बाइल जूस है, उस बाइल जूस का फॉर्मेशन कहां पर होता है? तो बाइल जूस का फॉर्मेशन लीवर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? लीवर के अंदर होता है, जिसको हिंदी में यकृत कहते हैं, और इसी को हम जिगर कहते हैं। एक गाना भी आया था, जाने जिगर जाने मन। मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि जाने मन जाने जिगर, वो जिगर का संबंध प्यार से कैसे है, जाने मन से कैसे हो गया? जिगर या लीवर का प्यार के अंदर किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं होता। जिगर लीवर है। एक चीज और याद रखना बेटा लीवर के बारे में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी। लीवर के द्वारा कम से कम 250 से ज्यादा फंक्शन किए जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। आप कल्पना कीजिए 250 से ज्यादा फंक्शन कितने होते हैं? 250 से अबव फंक्शन लीवर के द्वारा किए जाते हैं। एक क्वेश्चन और आप याद रखना लीवर के संदर्भ में, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, ज्यादातर हमारे बॉडी के पार्ट जो होते हैं उनमें कम रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, लेकिन लीवर ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर सर्वाधिक रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। एकमात्र ऐसा ऑर्गन
जिसके अंदर सर्वाधिक रीजनरेशन की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। रीजनरेशन की मतलब अगर लीवर का कोई हिस्सा खराब हो जाए तो वो हिस्से को दोबारा से बना सकता है, अपने टूटे हुए हिस्से को दोबारा से डेवलप कर सकता है, बना सकता है, नया हिस्सा बन सकता है। ठीक है, अब लीवर के अंदर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमें पता लगा लिया कि जो बाइल जूस है, बाइल जूस जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, उस बाइल जूस का सीक्रेशन, उसका निर्माण हमारे लीवर के द्वारा होता है, उसका स्टोरेज गॉल ब्लैडर के अंदर होता है, और गॉल ब्लैडर से वो पित्त रस कहां पर पहुंचता है, डुडेनम। डुडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, जिसके अंदर पहुंचता है। कब पहुंचता है, जब आमाशय के अंदर भोजन का पाचन हो चुका होता है। आमाशय में पचा हुआ भोजन जब आगे मूव करता है किसके अंदर, इंटेस्टाइन के डुडेनम वाले भाग में। ठीक है बेटा, और आगे हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आएंगे। तो अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए यही क्वेश्चन आ गया बेटा वापस से आपका, निम्न में से किस रस में पाचक एंजाइम पाए जाते नहीं पाए जाते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, निम्न में से किस रस में पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते। ऐसा कौन सा रस को हम साइंस की भाषा में बोलते हैं बेटा, जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूस कहते हैं। ऐसा कौन सा रस होता है हमारे बॉडी के अंदर जिसमें डाइजेशन से संबंधित, भोजन के पाचन से संबंधित कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। दोबारा से चलें, सुनिए इसका आंसर क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है जठर रस। जठर रस के अंदर तो पाचक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं बेटा। अग्नाशय रस के अंदर भी पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पित्त रस के अंदर कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। बाइल जूस जो होता है, अभी जब मैं आपसे बोल रहा था कि बाइल जूस किस में हेल्प करता है बेटा, ये किस में हेल्प करता है, पाचन की क्रिया में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। और चौथा है आंत्रीय रस या इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं इसको। हमारी हाथों के द्वारा, हमारी इंटेस्टाइन के द्वारा जिस जूस का सीक्रेशन होता है उसको हिंदी में बोलते हैं आंत्रीय रस कहते हैं, आंत्रीय रस कहते हैं। क्लियर। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर, ऐसा कौन सा जूस होता है जिसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, बाइल जूस। आंसर क्या होगा, बाइल जूस। बाइल जूस का फॉर्मेशन कहां से होता है, लीवर से होता है। कहां से होता है, लीवर से होता है। स्टॉक कहां रहता है बेटा, स्टोरेज कहां पर होता है, कहां पर बताया था मैंने आपको, गॉल ब्लैडर के अंदर। कहां पर बेटा, गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। अभी ये डिस्कस किया था। चलिए वापस दूसरा डायग्राम बना लें बेटा। अब ये तो आपको पता चल ही गया है बेटा कि इस पित्त रस का सीक्रेशन कहां से होता है। अभी मैंने आपको बताया था बेटा, दोबारा से देख लो, अभी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था कि जो हमारा आमाशय है, जो हमारा आमाशय जो होता है बेटा, उस आमाशय के अंदर माध्यम कैसा होता है, अम्लीय माध्यम होता है। किसकी वजह से होता है, HCl की वजह से होता है। क्लियर, समझ में आया बेटा। हमारा जो स्टोमक होता है, उस स्टोमक का मीडियम कैसा होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। किसकी वजह से होता है, HCl की वजह से होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से होता है। और इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, ऑक्सेंटिक कोशिकाओं के द्वारा या पैराइटल कोशिकाओं के द्वारा होता है। यहां पर जब भोजन का पाचन होगा तो यहां पर क्षारीय माध्यम नहीं होता, और यहां पर जब क्षारीय माध्यम नहीं, कैसा माध्यम है बेटा, अम्लीय माध्यम होता है। तो यहां पर जो भोजन आया उसका भी माध्यम कैसा हो जाता है बेटा, उसका भी माध्यम अम्लीय हो जाएगा। भाई भोजन यहां से आया, भोजन यहां पर पहुंचा, तो यहां पर जैसे ही भोजन पहुंचेगा तो यहां पर इसके अंदर HCl मिल जाएगा। भोजन के अंदर जब HCl मिल जाएगा तो उस फूड का नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है, एसिडिक आमाशय के अंदर केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट एवं कुछ मात्रा में लिपिड का ही डाइजेशन होता है। यहां पर बेटा सॉरी, यहां पर बेटा
आमाशय के अंदर, दोबारा से बना देता हूं बेटा, आपके आमाशय के अंदर बेटा केवल और केवल किसका पाचन होता है? एक होता है प्रोटीन का पाचन। ध्यान से सुन लेना बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और दूसरा पाचन किसका होता है बेटा? वसा का या फैट या लिपिड का पाचन। किसका पाचन होता है? लिपिड। क्लियर बेटा? आपके स्टोमक के अंदर हमारे भोजन के मुख्य अवयव, मेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? ये तो जानते हो ना सभी भैया। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, होता है नहीं होता है? ये तो सभी जानते हो आप लोग, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा कौन सा होता है? लिपिड। तीसरा कौन सा होता है? प्रोटीन। चौथा कौन सा होता है दोस्तों? चौथा होता है वाटर। नेक्स्ट कौन सा होता है? विटामिन्स। नेक्स्ट कौन सा होता है? मिनरल्स। होते नहीं होते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स, और नेक्स्ट होते हैं बेटा सॉल्ट। अब मुझे एक चीज बताइए बेटा, आपने पढ़ा होगा, इतना नॉलेज आपको पहले से ही है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ऊर्जा जो हमें प्रदान करते हैं, या कहने का मतलब ये है, जब कभी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे बॉडी को जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस एनर्जी को पूर्ण कौन करता है बेटा? वो एनर्जी हमें कौन देता है? सबसे पहले और सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। यानी कि हमारे बॉडी की जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट का लगभग 60 से 70%, कितना बेटा? 60 से 70% पूर्ति या सप्लाई किसके द्वारा होती है? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है। किसके द्वारा? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है। क्लियर? इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे आती है बेटा वसा या फैट या लिपिड। तो लिपिड जो होते हैं ये लगभग 20 से 30% ऊर्जा की प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ द एनर्जी। नंबर थर्ड पर है बेटा प्रोटीन। प्रोटीन आपके शरीर में आपकी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। आपकी जो लंबाई में वृद्धि होती है, आपके ऑर्गन जो डेवलप होते हैं, उनके भार में, वेट में जो ग्रोथ होती है, वो सब किसकी वजह से है? प्रोटीन की वजह से। जब कोई भी चोट आपके शरीर में लग जाती है, टूट फूट हो जाती है, तो उसकी रिपेयर में कौन हेल्प करता है बेटा? प्रोटीन हेल्प करती है। ठीक है, तो ये जो तीन घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये तीनों की तीनों जो घटक हैं बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं, और यही हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं। और इसी कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, और हमारे भोजन को जब हम पचाते हैं तो उसके अंदर किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। ठीक है, तो हमारे जो आपका जो स्टोमक है, स्टोमक के अंदर किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। और किसका पाचन होता है? लिपिड का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों के पाचन से संबंधित एंजाइम आपके स्टोमक में होते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट के पाचन से संबंधित कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड का पाचन होता है। और कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एक चीज और बेटा, एक बात और बता देता हूं, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए क्षारीय माध्यम होना अति आवश्यक है। स्टोमक का मीडियम क्षारीय नहीं होता। कैसा होता है? अम्लीय होता है। समझ रहे हैं? थोड़ा सा पानी पी लेता हूं बेटा। कैसा माध्यम होता है? अम्लीय माध्यम। अब देखिए, यहां पर आपका भोजन आया, उसका पाचन हुआ, और वो पाचित भोजन जब यहां पर पहुंचता है बेटा, कहां पर? इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन के भी दो पार्ट होते हैं, एक होती है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक होती है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट होते हैं बेटा। नंबर फर्स्ट होता है डुडेनम,
नंबर सेकंड होता है बेटा इलियम, और नंबर सेकंड होता है बेटा जेजेनम। ये नंबर थर्ड पर है, नंबर सेकंड पर होता है जेजेनम। इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अब ये जान लो। तो ये यहाँ से जो पचा हुआ भोजन है सीधा कहां पर पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा है बेटा, डूडेनम। तो ये वाला जो हिस्सा है बेटा जो कि आमाशय से लगा हुआ है, इसी हिस्से को बोलते हैं डूडेनम वाला हिस्सा कहते हैं। यहीं पर बेटा हमने क्या बताया था अभी आपको, लीवर, और इसी लीवर के द्वारा किसका सीक्रेशन होता है, बाइल जूस का सीक्रेशन होता है। ये जो बाइल जूस है ना बेटा, इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, पाचन से संबंधित नहीं एंजाइम नहीं होता, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये बाइल जूस क्या काम करता है, इसका जो नेचर होता है, कैसा नेचर होता है बेटा बाइल जूस का, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। कैसी प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय नेचर का होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7.8 होता है। बाइल जूस जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है, 7.8 होता है। और 7.8 जो पीएच वैल्यू है वो किस श्रेणी में आ जाती है, क्षारीय नेचर में। तो जैसे ही ये बाइल जूस का सीक्रेशन हुआ, जैसे ही यहाँ पर पचा हुआ भोजन डूडेनम में पहुंचता है, ये बाइल जूस सीधा यहाँ पर पहुंचता है। और इसका मुख्य काम क्या होता है भाई, जो पचा हुआ भोजन है वो यहाँ पर कैसा हो गया, यहाँ पर हो गया बेटा आपका अम्लीय नेचर का, एसिडिक नेचर का। तो यहाँ पर उस नेचर को, HCl के प्रभाव को खत्म करने में कौन हेल्प करता है, बाइल जूस हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि डूडेनम का जो मीडियम है उसको कैसा बना देता है ये बाइल जूस, क्षारीय प्रवृत्ति का बना देता है, क्षारीय माध्यम कर देता है इसका पूरे का, ताकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो सके। ठीक है बेटा, पहला फंक्शन। ये जो बाइल जूस है इसका अगर आप केमिकल कंपोजिशन देखोगे, अगर रासायनिक संगठन इसका देखा जाए, तो रासायनिक संगठन के रूप में हमारा जो बाइल जूस है उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, बाइल जूस के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है, अगर हम बाइल जूस की बात करें तो बाइल जूस के अंदर 89%, कितना बेटा 89% तो वाटर ही वाटर होता है। क्या होता है, वाटर होता है। इसका बाइल जूस का पीएच मान अभी मैंने आपको बताया कितना होता है, 7.8 होता है। प्रतिदिन पर डे इसका जो सीक्रेशन होता है, जो निर्माण होता है हमारे शरीर में, लगभग कितना होता है, 1.5 लीटर होता है। कितना होता है, 1.5 लीटर होता है। ठीक है बेटा, इसके अलावा बाइल जूस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अलावा दो पदार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बिलीरुबिन। कौन सा पदार्थ, बिलीरुबिन, और दूसरा होता है बेटा बिलीवर्डिन। ये दोनों ही नाम कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और कहां से आए, लीवर के अंदर से आए। और लीवर के अंदर भी कहां से आए भाई, लीवर के अंदर, लीवर के द्वारा ही तो बाइल जूस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उस बाइल जूस के माध्यम से तो ही बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन आए, कहां पर, डूडेनम वाले हिस्से में। तो इसका मतलब बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का निर्माण भी कहां पर होता है, लीवर के अंदर। लेकिन किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के टूटने से होता है। जब हीमोग्लोबिन जब डेस्ट्रो हो रही होती है, टूट रही होती है किसी कारण से, तो उसके टूटने से, हीमोग्लोबिन के टूटने से किसका निर्माण होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये दोनों ही बेटा हरे और पीले रंग के वर्णक होते हैं। कैसे पिगमेंट्स होते हैं, हरे और पीले। ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन आगे जाके आपकी पोटी जो होती है, पोटी का जो कलर होता है वो इन्हीं के कारण होता है बेटा, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन। ये आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टरकोबिलिन में। एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं स्टरकोबिलिन, और स्टरकोबिलिन के द्वारा ही आपका जो मल होता है, आपकी जो पोटी होती है, उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, पीली पीली हरी हरी सी होती है। ठीक है, इन्हीं के कारण होती है। तो इनके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके बाइल जूस में और क्या होता है, एक पदार्थ और होता है बेटा, उसको बोलते हैं कोलेस्टेरॉल। क्या बोलते हैं, कोलेस्टेरॉल कहते हैं। एक पदार्थ और होता है बेटा, उनको बोलते हैं लवण या साल्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, ये इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। ठीक है बेटा, किसके अंदर, बाइल जूस के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। बाइल जूस का सीक्रेशन लीवर के द्वारा होता है।
इसका स्टोरेज कहाँ पर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। बाइल जूस के अंदर सर्वाधिक घटक, सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? वाटर की होती है। कितने प्रतिशत होती है? 89% होती है। इसके अलावा बाइल जूस का पीएच मान कितना होता है? 7.8 होता है। बाइल जूस का प्रतिदिन पर डे सीक्रेशन कितनी मात्रा में होता है? 1 से लेकर 1 से 1.5 लीटर इसका सीक्रेशन होता है। इसके अंदर कोलेस्टेरॉल भी प्रेजेंट होता है। इसके अंदर बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन भी पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपको याद रखना है। आगे देखें बेटा, तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा आपके का? यहां पर जो आपका पित्त रस है, ये जो बाइल जूस दे रखा है, बाइल जूस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक है बेटा, ये जो बाइल जूस है ना बेटा आपका, इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मुख्य गुहा में पाचित भोजन कहलाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने भोजन को हाथ में लिया, हाथ से कहां पर प्रवेश किया बेटा? ये जो होठ हैं आपके, जो लिप्स हैं, अपर लिप्स और लोअर लिप्स, इन दोनों लिप्स के मध्य वाला जो क्षेत्र है, ये जो जोन है जहां से आप अंदर एंटर करते हो, उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? ये दरवाजा है, हमारे अंदर जाने का क्या है? दरवाजा है। दो होठों से घिरी हुई संरचना को, सराउंडेड बाय 2 लिप्स, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? माउथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं। माउथ अंदर वाले हिस्से को नहीं बोलते, अंदर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? माउथ कैविटी कहते हैं। जहां पर आप भोजन को चबाते हो, क्या करते हो? चबाते हो, उस हिस्से को बोलते हैं बेटा माउथ कैविटी। क्लियर। अब उस माउथ कैविटी के अंदर आपने भोजन को डाला, तो भोजन को आपने क्या किया? चबाया। और भोजन को चबाने की जो प्रक्रिया है उसको हिंदी में बोलते हैं मंथन, और अंग्रेजी में बोलते हैं मैस्टिकेशन। क्या कहते हैं बेटा? अंग्रेजी में कहते हैं भोजन को चबाने की प्रक्रिया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन कहते हैं। तो मैस्टिकेशन की जो क्रिया है वो कहां पर होती है? माउथ कैविटी में। और माउथ कैविटी को ही दूसरे नाम से भी जाना जाता है, बकल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। तो माउथ कैविटी के अंदर आपने भोजन को डाला, उसको चबाया, मैस्टिकेशन की क्रिया हुई, और मैस्टिकेशन की क्रिया होने के बाद में उसके अंदर लार भी तो मिल रही है। तो लार के अंदर बेटा एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को कहते हैं टाइलिन एंजाइम या एमाइलेज एंजाइम। उस एमाइलेज एंजाइम के द्वारा जो फूड आपने लिया, उस फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पर होता है? माउथ कैविटी के अंदर होता है। अब जब भोजन का पाचन हो चुका होता है मुख्य गुहा के अंदर, तो उस पचे हुए भोजन को हम बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बोलस कहते हैं। लुगदी सी बन जाती है, चबाने के बाद में भोजन की क्या बन जाती है? लुगदी सी बन जाती है। उस लुगदी को क्या कहते हैं बेटा? बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। और बोलस को फिर हम क्या करते हैं? अंदर निगलते हैं। तो भोजन को, जो पचा हुआ जो भोजन है जिसको हमने बोलस नाम दिया, तो बोलस को जब निगलने का जो प्रोसेस है, अंदर लेने का जो प्रोसेस है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? डेगुलिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेगुलिटेशन भी कहते हैं। क्लियर बेटा? भोजन को निकलने की प्रक्रिया डेगुलिटेशन, भोजन को चबाने की प्रक्रिया मैस्टिकेशन। भोजन के मुख्य गुहा या माउथ कैविटी के अंदर भोजन के पाचन के बाद में भोजन किस रूप में परिवर्तित, किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? बोलस के अंदर। बोलस को ही हम अंदर निगलते हैं। और वो बोलस कहां पर पहुंचता है बेटा? आपके स्टोमक के अंदर पहुंचता है। जब बोलस स्टोमक के अंदर पहुंचता है तो फिर वहां पर बोलस का डाइजेशन होता है। जब बोलस का डाइजेशन हो चुका होता है तो स्टोमक के अंदर वो बोलस किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? काइम का निर्माण करता है। काइम फिर आपके इंटेस्टाइन में पहुंचती है, और फिर वहां पर काइम का पाचन होता है। तो काइम किस में कन्वर्ट हो जाता है? काइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस है बेटा, आपको याद रखना है। मुख्य गुहा में या माउथ कैविटी में भोजन जब पचता है तो पचने के बाद वो भोजन
किस में कन्वर्ट हो जाता है, बॉलस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कहलाता है, बॉलस। बॉलस को निगलने की प्रक्रिया डेगुलिटेशन कहलाती है और भोजन को चबाने की प्रक्रिया मैस्टिकेशन कहलाती है। हमारी मुख्य गुहा में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्यों होता है, क्योंकि हमारी मुख्य गुहा में लार ग्रंथियों के द्वारा उस लार ग्रंथियों के द्वारा जिस लार का स्रावण होता है, सीक्रेशन होता है, निर्माण होता है, उस लार के अंदर, उस सैलावा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जिसका संबंध कार्बोहाइड्रेट के पाचन से होता है। क्लियर बेटा। तो वहां पर आंसर क्या होगा आपका, बॉलस। इसका आंसर क्या होगा, मुख्य गुहा में, माउथ कैविटी में जो डाइजेस्टिव जो फूड होता है वो क्या कहलाता है बेटा, बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब क्वेश्चन आ गया बेटा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसी से संबंधित ये क्वेश्चन आ गया। 9वां क्वेश्चन देखिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है। अब ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और हम जल्दीबाजी में बेटा इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। हमारे आहार नाल के किस भाग में डाइजेशन की क्रिया स्टार्ट होती है, यानी भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है, या भोजन का पाचन का प्रारंभ कहां से होता है। तो कहां से होता है बेटा, अभी बताया मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में, भोजन का जो पाचन का जो प्रोसेस है वो हमारे माउथ कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। माउथ कैविटी से क्यों स्टार्ट हो जाता है, कि हमारी मुख्य गुहा के अंदर 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी, पैरोटिड, याद है, भूल गए, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड या सब मैक्सिला ग्लैंड। ठीक है बेटा, ये 3 प्रकार की ग्लैंड पाई जाती हैं और इन तीनों प्रकार की ग्लैंड के द्वारा जिन पदार्थों का निर्माण या जिन पदार्थों का सीक्रेशन होता है उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, सैलाइवा कहते हैं, लार कहते हैं। और उस लार के अंदर आपका लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है, आपका टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। और एमाइलेज एंजाइम जो होता है बेटा उसका संबंध कार्बोहाइड्रेट के पाचन से होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या दोगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है, हमारी मुख्य गुहा से स्टार्ट होता है, माउथ कैविटी। और किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी किसका पाचन बेटा, स्टार्च। स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, आपका डाइसैकेराइड में। ठीक है बेटा, तो याद रहेगा आपका, हमारे शरीर में हमारी आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया की शुरुआत होती है, मुख्य गुहा में। मुख्य गुहा के अंदर किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट कौन सी कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का। स्टार्च कैसी कार्बोहाइड्रेट होती है, पॉलीसैकेराइड। कैसी, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के अंदर भी कैसी कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा, स्टार्च, सिंपल पॉलीसैकेराइड। सिंपल पॉलीसैकेराइड या सरल पॉलीसैकेराइड उन कार्बोहाइड्रेटों को कहा जाता है जिनको जल अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, जल अपघटन हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। उन कार्बोहाइड्रेटों को बोलते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट। और सिंपल यहाँ पर जो स्टार्च है, स्टार्च कैसा है बेटा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कौन से प्रकार का, पॉलीसैकेराइड का। अरे भैया ये तो सभी को पता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मेनली 3 टाइप, वन इज द मोनोसैकेराइड, सेकंड इज द ओलिगोसैकेराइड, थर्ड इज द पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड also divided in 2 type, one is the simple polysaccharide, second is the complex polysaccharide। सिंपल पॉलीसैकेराइड जो होते हैं बेटा वो होते हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, ठीक है। और जटिल कार्बोहाइड्रेट, जटिल पॉलीसैकेराइड वो सैकेराइड होते हैं बेटा जिनका जलीय अपघटन नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल सेलुलोज। ठीक है, तो यहां पर मुख्य गुहा के अंदर स्टार्च का डाइजेशन होता है बेटा। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका मल। आगे नहीं बेटा, यहाँ पर वही क्वेश्चन जो अभी मैं जिक्र कर रहा था, पोटी, सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हो, मल का भूरा रंग, ब्राउनिश कलर किस वर्णक की उपस्थिति से होता है, स्टरकोबिलिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, स्टरकोबिलिन की वजह से होता है। अब ये स्टरकोबिलिन कहाँ से आया बेटा, ये बेटा एक तरह से वहीं से आया, कहाँ से, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। किसका, स्टरकोबिलिन का। और स्टरकोबिलिन जो है यही आपके मल को ब्राउनिश रंग देता है,
जो ब्राउनिश कलर की जो पोटी होती है वो स्टरकोबिलिन की वजह से होती है, और स्टरकोबिलिन का फॉर्मेशन बिलीरुबिन बिलीवर्डिन के द्वारा होता है इनडायरेक्टली। और बिलीरुबिन बिलीवर्डिन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बाइल जूस का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? लीवर के अंदर। लीवर के अंदर बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के टूटने से होता है। देखिए एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, कितनी आसानी हुई क्वेश्चनों का जवाब देने में। समझ रहे हैं आप बात को बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंतों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन जो आपकी होती है। ब्रशन कोश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्रशन कोश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम कहते हैं, जहां पर आपके ब्रशन रखे हुए होते हैं। ठीक है बेटा, स्क्रोटम कहते हैं। में प्रवेश से संबंधित यानी कि आंतों का इंटेस्टाइन अगर आपके ब्रशन कोशों के अंदर, आपके स्क्रोटम के अंदर प्रवेश कर जाए तो क्या होगा, या फिर वो कौन सी बीमारी होती है जो कि आंतों का ब्रशन कोशों के अंदर प्रवेश करने से होता है? समझ में नहीं आया? मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मैं कह रहा हूं बेटा, अगर इंटेस्टाइन आपकी जो स्मॉल और लार्ज जो इंटेस्टाइन होती है, गलती से उनका कुछ हिस्सा मान के चलो, ये आपकी, ये तो होती है आपकी इंटेस्टाइन, इस तरह से होती है बेटा। ठीक है ना, ये मैं बना रहा हूं फॉर्मेलिटी के लिए, समझ लो। अब मान के चलो इसका कुछ हिस्सा, ये जो आपके ब्रशन कोश कहां पर होते हैं भाई? आपकी दोनों जांग जो होती है, थाई जो होती है, इन थाइयों के मध्य में दो आपके टेस्टिस जो होते हैं, बाहर जो थैलीनुमा जो स्ट्रक्चर लटकी हुई है, उस स्ट्रक्चर के अंदर आपके दो गोल गोल पिंड से, ओवल शेप के दो पिंड होते हैं, उनको बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? अरे इस तरह की संरचना होती है नहीं होती बाहर? तुम यार मजे ले दो, इस तरह की होती है। इसके अंदर दो गोल गोल अंडाकार पिंड होते हैं, नहीं होते हैं? इन पिंडों को क्या बोलते हैं? टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रशन कहते हैं। और जिस थैले के अंदर, जिस संरचना के अंदर हमारे ब्रशन या हमारे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्क्रोटम कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्क्रोटम के अंदर हमारे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ये टेस्टिस के द्वारा ही किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। किसका बेटा? स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म बोले तो शुक्राणु। अब इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो संरचना है आपकी स्क्रोटम, अगर गलती से आपके इंटेस्टाइन का कोई पार्ट इसके अंदर आ जाए, आपकी आंतों का प्रवेश इसके अंदर हो जाए, तो उस बीमारी का संबंध किससे होता है? वो बीमारी क्या कहलाती है? तो बेटा वो बीमारी कहलाती है हर्निया। अर्निया क्या बोलते हैं उसको? अर्निया कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? अर्निया कहते हैं, हर्निया कहते हैं। अब ये जो हर्निया है ना बेटा, यहां पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कौन सा, डिजीज वाला, उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा काफी डिटेल से। लेकिन फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, हर्निया जो होता है ये कई प्रकार का होता है, और इसके अंदर ज्यादातर केसों में जो हर्निया देखने को मिलता है, उन लोगों को देखने को मिलता है जिनका स्टोमक से संबंधित कोई अभी हाल ही में ऑपरेशन हुआ है। ठीक है बेटा, उनके अंदर हर्निया होने की पूरी संभावना है। और हर्निया होता क्यों है बेटा? हमारे आसपास की जब कोई मसल्स जो होती हैं, जब लिगामेंट जो होते हैं जिनसे हमारे ऑर्गन्स जुड़े हुए होते हैं, गलती से अगर हमारे शरीर के स्टोमक के, मान के चलो आपके जहां से इंटेस्टाइन जुड़ी हुई है, वो आपस में वहां के लिगामेंट्स कमजोर हो जाएं, मसल्स कमजोर हो जाएं, तो वो अपनी पकड़ उन पे लूज हो जाती है। पकड़ लूज हो जाती है तो हमारे वो किसी ऑर्गन में अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ब्रशन कोशों में वो इंटेस्टाइन प्रवेश कर जाती है, और उस अवस्था को ही हर्निया कहते हैं। और हर्निया केवल यही अवस्था नहीं होती बेटा, हर्निया की कई अवस्था होती है। हमारे ब्रशन कोश जहां पर आपके स्पर्म का निर्माण होता है, वहां पर भी हो सकता है, जांग के किसी हिस्से में हो सकता है, पेट के ऊपर भी हो सकता है। तो हर्निया काफी दर्द यानी कि कष्टदायक बीमारी होती है बेटा हर्निया। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, हर्निया का संबंध किससे होता है?
आंत जो होती है, इंटेस्टाइन जो होती है, वृषण कोश यानी कि आपका जो स्क्रोटम होता है जहां पर आपके टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, वहां पर अगर गलती से आपके आंत प्रवेश कर जाए उस अवस्था को हर्निया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।